दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जजमानी व्यवस्था तथा नातेदारी संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक जजमानी व्यवस्था तथा नातेदारी संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मैकिम मैरियट ने, डब्ल्यू एच वाइजर ने, एस सी दुबे ने या फिर डी एन मजुमदार ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू एच वाइजर ने। दोस्तों भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन डब्ल्यू एच वाइजर ने किया था। देखिए, भारतीय गांव में जजमानी व्यवस्था जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करती हैं। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम विलियम एच वाइजर ने किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था माना था। इसका विश्लेषण उन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जजमानी व्यवस्था एक समतामूलक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती है। ये व्यवस्था सामाजिक जीवन में सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर और अपरिहार्य बनाती है, और ये व्यवस्था सभी जातियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव दिल्ली के पास का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसे अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर में एक शोषणकारी व्यवस्था बताया है। उनका निष्कर्ष इस प्रकार से है कि जजमानी व्यवस्था के माध्यम से उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। दूसरा है कि कुछ जातियां सिर्फ सेवा लेती हैं, देती नहीं हैं, जैसे छत्री। कुछ जातियां सिर्फ वस्तु लेती हैं, देती नहीं हैं, जैसे भंगी। ब्राह्मण सेवाएं देती हैं परंतु उन्हें कमीन या प्रजा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जजमान कमीन को उनकी सेवाओं के अनुरूप वस्तु, अनाज, रुपए आदि नहीं देते हैं, और कमीन जातियों को बेगार भी करने पड़ते हैं। ऑस्कर लेविस की तरह लुई ड्यूमा भी जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी तथा निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो आप जानते हैं डब्ल्यू एच वाइजर ने दोस्तों भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? तो ये हैं विलियम वाइजर। देखिए, डब्ल्यू एच वाइजर या विलियम वाइजर ने सबसे पहले ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो डब्ल्यू एच वाइजर के द्वारा भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के किन क्षेत्रों में? तो उत्तर है भारत के गांव में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में देखिए, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन देखिए, उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या मध्यम जाति। तो सही उत्तर है सेवादार जाति के लिए कमीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। जजमानी व्यवस्था की अगर हम विशेषताओं पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जाति प्रथा के अंतर्गत ये एक आर्थिक व्यवस्था है, और इसके माध्यम से जातियां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। वे जातियां जो वस्तुएं सेवाएं लेती हैं उन्हें जजमान कहते हैं। वे जातियां जो वस्तुएं सेवाएं देती हैं उन्हें कमीन या प्रजा कहते हैं। सेवा देने के बावजूद ब्राह्मण कमीन नहीं कहे जाते हैं। इसके माध्यम से जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, यानी अंतर जातिगत संबंध होता है। इसमें उदग्र संबंध भी होते हैं जो अस्थायी होते हैं। ये व्यवस्था आनुवांशिक होती है, और इस व्यवस्था में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है, जिससे संबंधों का विकास होता है।
सेवा लेने वाली जाति सेवा प्रदान करने वाली जाति को संरक्षण प्रदान करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नकद भुगतान भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, किस रूप में? तो नकद और वस्तुएं दोनों रूपों में ही दिया जाता था जजमानी व्यवस्था में सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है किस चीज़ की? तो उत्तर है जजमानी व्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली है। अगला प्रश्न है कि जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है कैसी? तो आप जान लीजिए, जजमानी संबंधों की प्रकृति अस्थाई होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके अलावा जजमानी व्यवस्था कभी कभी आनुवांशिक भी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? आपको बताना है। विभिन्न जातियों के बीच अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, या उपर्युक्त सभी को? तो सही उत्तर है जजमानी व्यवस्था को एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने से संबंधित माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है किसको? तो सही उत्तर है, भारत में जजमानी व्यवस्था अंतर जातिगत संबंधों को व्यक्त करता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और सेवा करने वाली जाति को वस्तु और सेवाएं उसको भी प्रदान की जाती हैं दूसरे जाति से जो कि सेवा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? ऑप्शन देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है, ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ए और बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि आधुनिक शिक्षा, तर्कवाद, नवीन व्यवसाय, दलित चेतना, प्रवर्जन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के प्रसार का प्रत्यक्ष प्रभाव जजमानी व्यवस्था पर पड़ा है। आधुनिक यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप लोगों ने सेवा लेना और देना बाजार से प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब रुपए का अधिक प्रचलन हो गया है, और एम.एस. राव ने दिल्ली के यादवपुर गांव का अध्ययन करके पाया कि आर्य समाज आंदोलन और नगरीकरण के फलस्वरूप निम्न जातियों ने न सिर्फ प्रदूषित व्यवसाय का त्याग कर दिया, बल्कि अपनी सेवाएं भी नगर में बेचने लगे, और धीरे धीरे विभिन्न जातियों की पारस्परिक निर्भरता समाप्त हो गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था और संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था, कौन से? ऑप्शन देखिए, प्रजापति, आचार्य, यजमान या वाजपेयी। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने के लिए किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था और संरक्षण प्रदान करता था, उसे यजमान कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यजमान शब्द दोस्तों, यजमान या जिसको अशुद्ध हिंदी में जजमान कहा जाता है तद्भव रूप में, तो जजमान शब्द यजमान से लिया गया है, जिसका अर्थ यज्ञ कराने वाले से था। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार जजमान ऐसा व्यक्ति है जिसने कि धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है, और इस तरह वह संरक्षक और कार्यार्थी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, ये धारणा किसकी है? ऑप्शन देखिए, ऑस्कर लुइस का, N.S. रेड्डी का, M.N. श्रीनिवास का, या डॉक्टर योगेंद्र सिंह का। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। दोस्तों, डॉक्टर योगेंद्र सिंह का मानना है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांतों पर अंतः संबंधित करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? तो के पोलानई, W.H. वाइजर, C.J. फूलर या पीटर मेयर। तो सही उत्तर है
के पोलानई। दोस्तों जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में के पोलानई ने जो है कल्पित किया है। और आप जान लीजिए कार्ल पोलानई एक विचारक हैं, इन्होंने जजमानी व्यवस्था के विनिमय के 3 तरीकों का उल्लेख किया है। एक तो पारस्परिक आदान प्रदान, दूसरा पुनर्वितरण और बाजार विनिमय। तो इसमें पुनर्वितरण की पद्धति में दायित्व के आधार पर लोगों के एक समूह के बीच एक स्थान पर वस्तुएं एकत्र करके वस्तुओं और सेवाओं का बंटवारा किया जाता है। इसमें पारस्परिक दायित्व की भावना से वस्तुओं का पुनर्वितरण होता है। अब आइए दोस्तों जजमानी व्यवस्था के बाद नातेदारी संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि वंशावली प्रविधि किससे संबंधित है? जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या मित्रता आधारित सूचना से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों वंशावली प्रविधि नातेदारी सूचना से संबंधित है। और आप देख सकते हैं कि वंशावली प्रविधि नातेदारी सूचना से संबंधित होती है। वंश के आधार पर निर्मित समष्टि समूह को वंशावली कहा जाता है और एक गोत्र के लोगों में अनेक वंशावलियां पाई जा सकती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो किस पर आधारित हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पर, ए और बी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, यानी विवाह संबंध और रक्त संबंध दोनों पर नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध शामिल हैं। और आप जान लीजिए कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध शामिल हैं जो विवाह और रक्त संबंध पर आधारित हो। नातेदारी शब्दावली विषय में इरावती कर्वे ने अध्ययन करके बताया कि उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं में लगभग 80 से 84 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग नातेदारीगत व्यवहार प्रतिमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। ये प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में। दोस्तों नातेदारी शब्दावली विविध नातेदारों के बीच निकटता और आत्मीयता दर्शाती है। ये संबंध न्योता भेंट रिवाज से संचालित होते हैं जिसके अनुसार जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही नकद लौटाकर भेंट में भी दिया जाता है। और कहीं कहीं न्योता रजिस्टर भी बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रखते हैं। और ये प्रथा उत्तरी भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में परिवार पद्धति जो है वो पितृवंशी और पितृस्थानिक है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र की प्रथा के विपरीत जहां पत्नी गौने के बाद अस्थायी रूप से पति के घर रहती है और अपने पिता के घर कभी कभी जाती है। मराठा जैसी जातियों में पत्नी अपने पिता के घर बार बार आती जाती रहती है। एक बार वह पिता के घर चली जाए तो उसे पति के घर लाना कठिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए टोडा जनों में, ट्रोबिएंड द्वीपवासियों में या ओराव जनजाति में, भील जनजाति में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ओराव जनजाति में। दोस्तों एस.सी. राय ने ओराव जनजाति में दादा पोती परिहास संबंध और विवाह को देखा है। वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति में दादा पोती और दादी पोता के बीच परिहास देखा। इन्होंने इनके बीच विवाह संबंध भी देखे हैं। दोस्तों मराठों में मामा भांजी परिहास संबंध प्रचलित है और होपी इंडियन और ट्रोबिएंड के बीच भांजा मामी परिहास प्रचलित है। मेलेनेशिया में चाचा भतीजी के बीच परिहास संबंध देखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए मातुलेय, परिहार, अनुनामिता या पितृस्वेय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा मातुलेय। और आप देख सकते हैं मातुलेय संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मातुलेय संबंधों में मामा
यानी माता का भाई अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये संबंध मातृसत्तात्मक समाजों की विशेषता होती है। ऐसे समाजों में मामा अपने भांजे भांजी का संरक्षक और पालक समझा जाता है और उनके विवाह संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। खासी, टोडा, होपी इंडियन, जूनी, ट्रोबियंड आदि जनजातियों में मातुलेय संबंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? तो माँ के भाई को जिसमें नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है वो व्यवस्था मातुलेय कहलाती है। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। जैविकी पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जैविकी पितृत्व। दोस्तों लैटिन भाषा में जो शब्द है जेनिटर, इसका अर्थ जैविकीय पिता या बायोलॉजिकल फादर होता है। कई समाजों जैसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जनक और पिता में अंतर किया जाता है। दत्त कथा की प्रथा के कारण जन्म देने वाला पिता यानी जनक और सामाजिक पिता यानी दत्तक पिता में अंतर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? ऑप्शन देखिए, मातुले, पितृश्वेय, कावेड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पितृश्वेय। दोस्तों आप देख लीजिए, पितृसत्तात्मक परिवार में ऐसी प्रथा है जिसमें पिता की बहन यानी बुआ का अपने भतीजे और भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है। उनके नामकरण से लेकर विवाह तक के सभी निर्णयों में बुआ का अधिकार होता है। बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी उसका भतीजा होता है। कुछ समाजों में, विशेषतया मातृसत्तात्मक समाजों में, एक व्यक्ति के अपने माँ के भाई यानी मामा के साथ विशिष्ट प्रकार के संबंध पाए गए हैं। इन संबंधों को मातुलेय कहा जाता है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा पाई जाती है जिसके अनुसार पुरुष को स्त्री के प्रसव काल से संबंधित उन सभी निषेधों और क्रियाओं का पालन करना होता है जिनका पालन उसकी पत्नी प्रसवावस्था में करती है। इस प्रथा को सहप्रसविता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो सही उत्तर है मर्डाक। दोस्तों अफ्रीका की नातेदारी व्यवस्था का निकट से अध्ययन करके जीपी मर्डाक ने नातेदारी व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। और मर्डाक ने नातेदारी को 3 प्रकार के संबंधियों में वर्गीकृत किया है: प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी में उन्होंने 33, तृतीयक नातेदारी में 151 प्रकार के संबंधियों को रखा है, जबकि डॉक्टर दुबे ने 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी बताए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मर्डाक ने कितने प्रकार के तृतीयक संबंधियों का विवेचन किया है? तो याद रखिएगा 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का विवेचन मर्डाक ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? तो सही उत्तर है 151। अगला प्रश्न, यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं? तो याद कर लीजिएगा 151 संबंधी मर्डाक के अंतर्गत तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है 33 प्रकार के होते हैं द्वितीयक नातेदार। और आप जान लीजिए कि मर्डाक जो है अफ्रीका के जनजातियों का अध्ययन करके इन्होंने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला था कि द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो इनकी संख्या 33 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीपी मर्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में कितने नातेदार आते हैं? तो ये नातेदार 33 होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीपी मर्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो इनकी संख्या 33 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? एटम ऑफ किनशिप। तो सही उत्तर याद कर लीजिए, लेवी स्ट्रास। ऑप्शन सी। लेवी स्ट्रास ने 1969 में नातेदारी का अणु यानी एटम ऑफ किनशिप शब्द को गढ़ा है। और उन्होंने नातेदारी के अध्ययन में देखा कि मानवता के उदय में माता का भाई पहले से उपस्थित था। नातेदारी में एक व्यक्ति, उसकी बहन, उसके बहन का पति और उसके बच्चे शामिल थे। इन चारों को लेवी स्ट्रास ने नातेदारी के अणु की संज्ञा दी है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए विवाह या रक्त संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है वो क्या कहलाता है? तो उत्तर है किनशिप या नातेदारी। विवाह या रक्त संबंध जो लोगों को समूह में बांधता है उसे नातेदारी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने क्या कहा है? तो इसको टायलर ने माध्यमिक संबोधन कहा है। आप जान लीजिए कि व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने टेक्नोमी कहा है, टेक्नोनाइमी कहा है, माध्यमिक संबोधन। और टायलर के अनुसार इस प्रथा का विकास मातृसत्तात्मक समाजों में हुआ, जो आगे पितृसत्तात्मक समाजों में भी फैल गया। इस व्यवस्था में पति तथा पत्नी एक दूसरे को प्रत्यक्ष संबोधन नहीं करते और पुकारने के लिए बच्चों के नाम का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं, आपको बताना है। एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? तो सही उत्तर है रक्त संबंधी नातेदार। नातेदारी दो प्रकार की होती है, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी में विवाह बंधन के द्वारा संबंध प्राप्त होते हैं, जैसे बहनोई, साला, सास, ससुर, मौसा, फूफा इत्यादि। और रक्त संबंधी नातेदारी जन्म के साथ परिवार में प्राप्त हो जाता है, जैसे भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, चाचा, ताऊ इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? ऑप्शन है मार्गन, हट्टन, रिवर्स या एस.सी. दुबे। तो सही उत्तर है L.H. मार्गन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मार्गन प्रथम मानवशास्त्री थे जिन्होंने विश्व के कई समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित और गहन अध्ययन किया। बाद में उन्होंने नातेदारी को दो व्यापक श्रेणियों, वर्गात्मक और वर्णनात्मक में विभक्त किया है। किसी पद या शब्द का प्रयोग जब अनेक व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए होता है तो उसे वर्गात्मक शब्दावली कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में ग्रैंडफादर का प्रयोग पिता और माता के पिता दोनों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ब्रदर इन लॉ शब्द का प्रयोग पत्नी के भाई, पति के भाई और बहन के पति, इन सभी के लिए किया जाता है। हिंदी में समधी शब्द का प्रयोग पुत्री के ससुर और पुत्र के ससुर दोनों के लिए होता है। इसके विपरीत वर्णनात्मक शब्दावली में किसी एक ही नातेदार को निर्दिष्ट किया जाता है। ये विशिष्ट नातेदारों के लिए प्रयोग में आने वाली विशिष्ट शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे मौसी, मौसा, बुआ, फूफा इत्यादि इस श्रेणी की शब्दावलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, L.H. मार्गन। आप जानते हैं मार्गन ने नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णनात्मक के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न फिर से इसी से रिलेटेड है कि नातेदारी शब्दावली को दो भागों, वर्णनात्मक और वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? तो ये हैं L.H. मार्गन। अगला प्रश्न है, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, टॉयलर, मार्गन, मैलिनोवस्की या रेडक्लिफ ब्राउन। तो सही उत्तर है मार्गन के द्वारा। दोस्तों, मार्गन द्वारा नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है? तो उत्तर है A.M. शाह। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर A.M. शाह ने बल दिया है। उन्होंने अपने परीक्षण में बताया है कि प्रत्येक समाज में विकासात्मक प्रक्रिया के ढांचे के तीन प्रमुख घटक प्रभावित करते हैं। पहला है जनसांख्यिकी घटक, जिसमें न केवल जन्म, वयस्कता और मृत्यु शामिल होती है अपितु सदस्यों के लिए संख्या भी होती है। ये घटनाएं उद्गम के संदर्भ में जनसांख्यिकी होती हैं, जबकि व्यवहारिक रूप से सामाजिक होती हैं। दूसरा घटक घर में रहने वाले विभिन्न संबंधियों से संबंधित स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों की श्रृंखला होती है। और तीसरा घटक घर में परस्पर संबंधों का ढांचा होता है, जो मुख्यतः घर में रिश्तेदारों के संबंधों से जुड़ी आचार संहिता यानी नियम, कानून और नियमों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त संबंध तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो रक्त और विवाह पर आधारित या रक्त और विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को नातेदारी यानी किनशिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन एक तृतीयक रिश्तेदार है, आपको बताना है। देखिए, दादा, पिता का भाई, माता का भाई या ससुर का भाई। तो सही उत्तर है तृतीयक रिश्तेदार ससुर का भाई है। द्वितीयक संबंधियों के लिए प्राथमिक संबंधियों की गणना तृतीयक स्वजनों में की जाती है, जैसे साले की पत्नी, ससुर का भाई, साली का पति। और प्राथमिक स्वजनों के प्राथमिक संबंधी द्वितीयक स्वजनों की श्रेणी में आते हैं, जैसे पिता का पिता दादा, पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा, पत्नी का भाई साला इत्यादि। प्राथमिक संबंधियों में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति पुत्री और पुत्र आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा या भाई? तो सही उत्तर है चाचा। चाचा प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत नहीं है। माता, पिता और भाई प्राथमिक संबंधी हैं। अगला प्रश्न है, कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र या पिता? तो सही उत्तर है साले की पत्नी तृतीयक संबंधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है किसको? माता और पुत्र के मध्य, पिता और पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, निकटाभिगमन निषेध एक सार्वभौमिक प्रतिबंध है जो निकट के रक्त संबंधियों जैसे कि पिता और पुत्री, माता और पुत्र तथा भाई और बहन के बीच यौन संबंध की अनुमति नहीं देता। इस निषेध पर आधारित होकर प्रत्येक समाज, चाहे वो आदिम हो अथवा आधुनिक, किसी सदस्य को अपने एकाकी परिवार तथा अन्य नातेदारी समूहों के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिहास संबंध किसके मध्य पाया जाता है? पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता और पुत्री या जीजा और साली? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीजा और साली। दोस्तों, सभ्य समाजों में कुछ संबंधियों में हास परिहास की छूट दी गई है और इस छूट के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष, व्यंग और शारीरिक रूप से छेड़छाड़ भी करते हैं। इन संबंधियों में प्रमुख रूप से देवर भाभी और जीजा साली के मध्य परिहास संबंध पाया जाता है। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मामी भांजे और बुआ भतीजा के मध्य भी परिहास संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिहास संबंध किसके बीच होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, जीजा और साली के मध्य परिहास संबंध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों परिहार व्यवहार, ऑप्शन बी। आप देख लीजिए कि अनेक संस्कृतियों में कुछ निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता परिहार व्यवहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म को चिन्हित करिए। यहाँ पर पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं। तो भाई बहन दोस्तों ये गलत युग्म हो जाएगा। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के मध्य यौन संबंध संभव है, जबकि भाई बहन रक्त संबंधी होने के कारण इनके यहाँ निकटाभिगमन निषेध की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखिए, IP देसाई, KM कपाड़िया, AM शाह या इरावती कर्वे? तो सही उत्तर है इरावती कर्वे। दोस्तों, सामाजिक व्यवहार के क्षेत्रीय प्रतिमान जैसे स्वरूप को समझने के लिए इरावती कर्वे ने चार सांस्कृतिक क्षेत्रों की तुलनात्मक जो है व्याख्या और अध्ययन किया है। और आप जान लीजिए कि देखिए, कर्वे ने बंधुता यानी नातेदारी के संबंध में संस्कृतिकरण और व्यवस्थापन की प्रक्रिया की व्याख्या की है। निर्जात स्रोतों, अवलोकन और जन साहित्य के साथ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कर्वे ने 3000 वर्षों की अवधि का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया है। और इरावती कर्वे के तुलनात्मक अध्ययन में प्रमुख मुद्दे भारतीय भाषाओं में बंधुता शब्दों की सूचियाँ, उनके भाषाई संदर्भ, वंश और विरासत के नियम, विवाह और परिवार के प्रतिमान, संस्कृति उत्तर और द्रविड़ियन दक्षिण में अंतर, भारत में बंधुता व्यवस्था को समझने के लिए कर्वे ने भाषाई क्षेत्र, जाति और परिवार को अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार बताया है और भाषाई, जाति और परिवार व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश को उत्तरी, केंद्रीय, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं को व्यापक व्याख्या की है? आपको बताना है कि भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या किसने की है? तो ये हैं इरावती कर्वे ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था को के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? तो उत्तर है इरावती कर्वे ने दोस्तों भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है। तो आप देख लीजिए कि इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं है, क्योंकि वहाँ भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है, यानी भाई के पुत्र या पुत्री की बहन के पुत्र या पुत्री से विवाह वहाँ संभव है। अगला प्रश्न है, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? टी.एन. मदन, इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये या आई.पी. देसाई? तो सही उत्तर है इरावती कर्वे। दोस्तों, इरावती कर्वे बंधुत्व यानी किनशिप या नातेदारी को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करती हैं और बंधुत्व के उपयोग से सामाजिक समूहों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेलजोल करते हैं और ये संबंधों की उचित भूमिकाओं और रिश्तों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, किसने ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली और नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ऑप्शन है लीला दुबे, शोभिता जैन, आई.पी. देसाई या इरावती कर्वे? तो सही उत्तर है इरावती कर्वे। दोस्तों, इरावती कर्वे ने ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का अध्ययन करके भारत में संयुक्त परिवार के समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखा और उत्तर भारत की भारोपीय नातेदारी का विश्लेषण, महाभारत में नातेदारी शब्दावली की व्युत्पत्तिक समीक्षा, संस्कृत और पाली ग्रंथों में निहित नातेदारी प्रथाओं के अवलोकन और विभिन्न भाषाओं में स्वजन हेतु समकालीन शब्दों के समरूप संग्रह के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, नातेदारी चार्ट, ये देखिए त्रिभुज चिन्ह किसे इंगित करता है? ट्रायंगल चिन्ह किसे इंगित करता है? स्त्री, पुरुष, से विवाहित या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पुरुष। यहाँ पर आप नातेदारी चार्ट को देख सकते हैं, अ इज इक्वल टू ब और च ख ये त्रिभुज के रूप में है, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त नातेदारी चार्ट में ट्रायंगल पुरुष ओ स्त्री से विवाहित को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नातेदारी चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रायंगल पुरुष को इंगित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है? देखिए, टोडा नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी या हो नातेदारी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गारो नातेदारी। दोस्तों, मालाबार के नायर, असम की गारो और खासी जनजातियों में मातृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मातृवंशीय जनजाति है? तो आप जानते हैं मातृवंशीय जनजाति खासी है। अगला प्रश्न है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? नातेदारी के मैत्रिक वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। दोस्तों, सामाजिक मानव क्षेत्र में, मानव शास्त्र के क्षेत्र में नातेदारी सिद्धांत को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है, वंश समूह सिद्धांत और वैवाहिक बंधन सिद्धांत। वैवाहिक बंधन सिद्धांत के अनुसार नातेदारी व्यवस्थाएं इसलिए विद्यमान हैं ताकि विवाह की संभावनाओं और असंभावनाओं का पता लगाया जा सके। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता क्लॉड लेवी स्ट्रास रहे हैं। इनके अनुसार नातेदारी व्यवस्थाओं में उत्तराधिकार और वंशानुक्रम क्षैतिज संबंधों अर्थात वैवाहिक बंधनों और पारस्परिकता और विनिमय पर आधारित संबंधों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे संबंधों का निर्माण विभिन्न समूहों के बीच विवाह के द्वारा होता है और स्ट्रास ने नातेदारी व्यवस्थाओं को प्रारंभिक और जटिल व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। प्रारंभिक नातेदारी व्यवस्था में एक जीवन साथी का चुनाव सामाजिक नियमों के अनुसार किया जाता है, जबकि जटिल नातेदारी व्यवस्था में वैवाहिक जीवन साथी का चुनाव संरचनात्मक नियमों के आधार पर व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने वैवाहिक मैत्री संबंध के सिद्धांत को विश्लेषित करते हुए कहा है कि विवाह दो परिवारों अथवा रिश्तेदारों के बीच मैत्रीयता अथवा गठबंधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है?
तो उत्तर है नातेदारी संबंध। दोस्तों, नातेदारी संबंध जो है वो जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है। जनजातियों की अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है। जब ये दो खंडों में विभाजित होते हैं तो उसे मॉइटी या अर्धांश कहते हैं, और जब वे दो अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो प्रत्येक को बहुअंशक कहा जाता है। आमतौर पर वे लोग अपने अर्धांश जनजाति समूह के या बहुअंशक के बाहर ही विवाह करते हैं, जिससे विभिन्न खंडों के बीच आपसी संबंध बना रहे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीतर, सहपक्षियों का विभाजन, सहपक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है R.H. लोबी ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। R.H. लोबी ने 1928 में नातेदारी शब्दावली के 4 प्रकार वंश, पीढ़ीतर, सहपक्षी या एक ही पूर्वजों का विभाजन और सहपक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है। वर्ष 1949 में G.P. मर्डॉक ने लोबी के विख्यात नातेदारी शब्दावली को नृविज्ञान में प्रयोग किया, जो हवाईयन में पीढ़ीतर, इरोकोइस में सहपक्षियों के मिलन और सूडानियों में सहपक्षियों के विभाजन और एस्किमो में वंश के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? देखिए, पितृपक्षीय वंशक्रम समूह, मातृपक्षीय वंशक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह या सजातीय वंशक्रम समूह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोहरा वंशक्रम समूह दोस्तों एक पक्षीय वंशक्रम समूह नहीं है। और वंशक्रम की गणना जब माँ अथवा पिता दोनों में से किसी एक पक्ष से की जाती है तथा दो में से एक रेखा को पूर्णतः अनदेखी कर देते हैं, तब इसे एक पक्षीय या एक रेखी वंशानुक्रम कहते हैं। कुल और गोत्र एक पक्षी वंशानुक्रम के नियम पर आधारित समूह हैं, और जब पितृवंशी और मातृवंशीय दोनों वंशक्रम व्यवस्थाओं को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है तब ऐसी संयुक्त व्यवस्था को द्वैध, द्विनामी या दोहरा वंशक्रम कहते हैं। तो दोहरा वंशक्रम समूह एक पक्षी वंशक्रम समूह नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपने जजमानी व्यवस्था और नातेदारी संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।